एबीपी न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय डोडा के ठाठी के नई बस्ती इलाके में हैं, जो बस्ती सुर्खियों में है क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ में खबरें आई कि वहां पर मकानों में दरारें आ रही हैं, मकान गिर रहे हैं, वही स्थिति कमावेश यहां पर है। आप देख सकते हैं जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये इस जगह को रेड जोन में घोषित किया गया है क्योंकि लगातार जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये मकान जो मेरे पीछे आप पीले रंग का देख रहे हैं, ये लगातार खिसक रहा है। मैं अपने कैमरामैन को इस तरफ कहूंगा, आप देखिए किस तरह इस घर की जो छत है वो आगे खिसक गई है और दीवारें इस घर की जो है वो पीछे रह गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार इस घर के साथ साथ यहां करीब 2 दर्जन घर जो है उनकी कमावेश स्थिति यही है। लोगों के आशियाने टूट रहे हैं और लोग बेबस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जो पीला घर आप देख रहे हैं, ये रियाज अहमद का घर है और इसके साथ ही जो ये आगे ढह चुके मकान हैं, ये बशीर अहमद के मकान हैं जो पूरी तरह से यहां ढह चुके हैं। अगर मैं बशीर अहमद की बात करूं तो लगातार वो अपना आशियाना खो चुके हैं और ये रियाज अहमद का आशियाना जो है ये बिल्कुल मतलब गिरने की कगार पे है। लगातार जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां पर आवाजें आ रही हैं। बशीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने जिंदगी भर भारत देश की सेवा की है। इनके बेटे हैं इरफान, जो अभी आर्मी से रिटायर होकर आए हैं और जो इनका पैसा पूंजी वहां से मिली थी वो इन्होंने इस घर में लगा दी जो अब पूरी तरह से ढह चुका है। बशीर साहब, आपने पूरी जिंदगी देश सेवा की, आप आर्मी में रहे, आपने घर बनाया, अब क्या स्थिति, आप कहाँ जाएंगे? अब कुछ नहीं, आप कहाँ जाएंगे? अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह करेंगे और कुछ नहीं हमारे पास। क्या मिलिटेंसी में क्या 2004 में मेरा बेटा आर्मी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरा मकान जोड़ा में थे और वहाँ पर भी पोस्टर लगा दिए गया मिलिटेंटों ने कि आप अपने बेटे को वापस लाओ। मैंने कहा ठीक है कि आप अभी मैं लाऊंगा बेटे को। मैंने वहाँ से अपने बच्चे, अपनी बीबी, बच्चियाँ मेरी जवान बच्चियाँ थी, वो वहाँ से मैंने जोड़ा से शिफ्ट कर दी। क्या आगे मैं ठाठरी में मैंने पना ली। क्या उसके बाद मैं सीओ के पास 26 RR के पास गया। क्या सुगाड़ी में गया, वहाँ को मैंने सीओ साहब को बोला कि मुझे मिलिटेंटों ने थ्रेट दी और मेरे मकान को पोस्टर लगा दिया कि भाई आप अपने बेटे को वापस लाओ। मैंने बेटे को पूछा कि भाई आप घर आ जाओ। अगर हमें ज़िंदगी हो तो सब कुछ है। क्या मेरे बेटे ने कहा कि मैं देश के लिए निकला हूँ। हाँ, मैं गोली खाऊंगा देश के लिए, या उनको गोली मारूंगा या मैं खुद गोली खाऊंगा। मैं वापस फौज से नहीं आऊँगा। जनाब, जो भी मेरे बेटे ने 17 साल में जो भी पैसा जितना लाया वो सब मकान पर लगा। अब हमारे पास कुछ नहीं, न मकान है न कुछ है न जनाब। बशीर साहब, आपका आशियाना था, जब आपको एक खबर मिली कि यहाँ घर टूट रहे हैं और आपका घर भी पूरा जमींदोज हो चुका है, तो आपकी उम्मीदें टूट गई होंगी सारी, क्योंकि आपने पूरी उम्मीदों से घर बनाया। बहुत आशाना से बनाया था, खुशी से बनाया था कि अब हम मकड़े से जाल से छूट गए, मिलिटेंटों के जाल से छूट गए। अब हम सिटी में आ गए, अब हम अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बुढ़ापे में ऐश और अशरत करेंगे। आप जनाब, ऐश अशरत क्या रहा, ख़त्म हो गया सब कुछ। क्या बिल्कुल आपको फिर जीरो से शुरुआत करनी, जीरो से शुरू होते हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। इरफान साहब हमारे साथ है। इरफान साहब, आप अभी रिटायरमेंट लेके आए थे सेना से, अपने भारतीय सेना में थे, आप दुश्मनों से लोहा लिया, देश के लिए जो है मातृभूमि की रक्षा में आप लगे रहे। लेकिन अब जब आपको एक खबर आई कि आपका घर टूट रहा है, आपका घर जो है दरारें पड़ रही हैं, तो क्या रिएक्शन था? सर, कुछ नहीं बता सकते, इसमें क्या बता सकते हैं। चलो, ये अल्लाह की तरफ से था। बाकी जो यहाँ कुछ नीचे रोड में जो किसी ने वो ब्रेकर वगैरह लगाया हुआ था, उससे भी थोड़ा बहुत हुआ है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या करें, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है कि बिल्कुल कंफ्यूजन होगी इतनी कि कुछ समझ नहीं आ रही है सर। आपने तो नौकरी भी छोड़ी, पैसा लाया, घर ना नौकरी है ना घर है, कुछ नहीं है सर, अभी सब कुछ खत्म है सर, कुछ नहीं है सर। तो क्या सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? सर, अभी कुछ नहीं चल रहा, हमारे दिमाग में इतना ही है कि चलो जो हमारे पास यहाँ था वो ख़त्म हो गया। अभी जो पुराना हमारे पास ज़मीन है, घर तो है नहीं हमारे पास, ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि मिलिटेंसी के कारण उस टाइम हमारा घर सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। तो अभी ऊपर कुछ नहीं है। अभी हम यही अपील, हम प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे बारे में कुछ सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? यहाँ से घर आपने शिफ्ट कर दिया, सामान सब निकाल? अभी सामान निकाल दिया सर, इधर हमने दूसरे बस्ती में सामान रखा हुआ है,
सामान को बचाया है, सामान वहाँ रखा है। अभी तो बस ये ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जो आप पीला मकान देख रहे हैं ये रियाज अहमद का, और इसी के साथ ही इरफान साहब का भी मकान था जो पूरा ज़मींदोज़ हो चुका है। हमारे साथ मुबस्सिर हैं, पढ़ाई करते हैं। मुबस्सिर, जब आपने हाल ही में ये घर बनाया था, 2 साल पहले ये घर बनाया था, क्या उम्मीदें थे उस समय जब ये घर बना? क्योंकि आपने अपने हिसाब से ये घर बनाया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब घरों में ये आपका सबसे ताज़ा घर, आपका नया आपका ही घर था। जी सर, हमने बहुत सारे सपने सजाए थे इस घर के बारे में, और क्या बोलते बहुत अरमानों से ये घर बनाया था। मेरे मतलब पापा जो पुलिस ऑफिसर हैं वो घर ड्यूटी बाहर होते हैं और हम ये पढ़ाई बाहर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मम्मा होती है। इसका मेन रीज़न जो रहा, एक बंदे ने यहाँ पे नीचे मैन कटाई की जिसकी वजह से 100, 150, 200 फुट ऊपर कटाई हुई है और ब्रेकर लगाया जिसकी वजह से ये सारा एरिया डैमेज हो गया। अब ये सिंक हो रहा है और उसके बाद हमारे सारे घर नीचे की तरफ जा रहे हैं। और रही बात अभी तक जब डीसी साहब आए, उन्होंने उसके बाद उस बंदे के ऊपर मतलब एफआईआर लगाई उसके ऊपर। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी तक मतलब मैन तौर पर देखा जाए कोई रिलीफ नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो हमें यहाँ से अभी शिफ्ट कर रहे हैं, एक शेड्स में कर रहे हैं। अभी तक जब वो कंपनी के मतलब शेड्स हैं, अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल के बाद जब वो खाली करा देंगे तो हम उस टाइम कहाँ जाएंगे? अभी तक एक बंदे को टेंट तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमारा थोड़ा बहुत कुछ सोचा जाए। थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स की जितनी पूंजी थी हमने इन मकान पे लगा दी। अभी इस टाइम ना हमारे पास ज़मीन रही ना हमारे पास मकान रहा, अब हम जाएंगे कहाँ? और गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है हमारी कि थोड़ा बहुत हमारे बारे में सोचा जाए, या कंपनसेशन दिया जाए, या थोड़ा बहुत लैंड अलॉट किया जाए, क्योंकि हम पापा ने जितना ज़िंदगी भर कमाया था वो सारा चला गया। मुबस्सिर, आपकी एज के बच्चे इस समय फ्यूचर के लिए देखते हैं, करियर देखते हैं। आपके लिए इस समय बड़ी चुनौती क्या है? ये जो स्थिति बनी है या करियर? सर, अब मैं वर्डलेस हूँ इस सिचुएशन के बारे में। अब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मास्टर्स के मतलब पीजी के लास्ट एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। इस वक्त जब मैंने घर के बारे में सुना तो मैं वहाँ से रोते रोते आया हूँ सर। और मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या सिचुएशन है अभी हमारी। ना अब हम फ्यूचर का सोच सकते हैं। खैर, फ्यूचर का तब सोचेंगे ना जब घर होगा। जब इंसान का घर ही नहीं होगा तो फ्यूचर का क्या सोचेगा इंसान? सब कुछ इंसान करता है घर के बारे में, जब घर ही नहीं रहेगा तो करेगा क्या इंसान सर? और आपने अपनी आंखों के सामने घर को गिरते देखा है? जी सर, जब बंदे ने यहाँ से कटाई की 15-20 दिन सर, रात को ब्रेकर लगाए सर। एडमिनिस्ट्रेशन सो ही रही। एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम कहाँ थी जब रात के टाइम इलीगली यहाँ पे ब्रेकर लगाए, और हमारे सामने यहाँ पे घर रोज डे बाय डे घर गिरता जा रहा है सर। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, जाएंगे कहाँ? हम यहाँ आस पड़ोस लोगों के रह रहे हैं, और कब तक ये अभी सारे गमज़दा है, अभी हमें मतलब हमदर्दी जता रहे हैं, रख रहे हैं, कब तक ये हमें अपने पास रखेंगे? गवर्नमेंट हमें टीन के शेड दे रही है सर। अगर देखा जाए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक रात उस शेड में बिता के दिखाए सर, हम पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रह लेंगे, क्योंकि उन शेडों में रहना मतलब नहीं रह सकता सर। क्योंकि अभी एक सर्दी का मौसम है, वो इंसान कैसे रह सकता है? इतनी फैमिलीज़ को लेके नहीं रह सकता वहाँ पे। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाए या लैंड अलॉट किया जाए। भविष्य के सवाल से ज़्यादा अहम सवाल यहाँ नई बस्ती के लोगों में अपने आशियाने का है। मुबस्सिर को हमने सुना, जो अपने एग्ज़ाम्स छोड़कर आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स छोड़कर आए हैं। तो इस तरह से यहाँ कमोवेश स्थिति हर एक घर की ऐसी ही है। लोग अपने आंखों के सामने अपना आशियाना ढहते हुए देख रहे हैं और लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते। उम्मीद टिकी है सरकार पर कि सरकार आखिर आकर इनकी कब और क्या मदद करती है। मैं इस समय जम्मू के डोडा ज़िले के ठाठरी के नई बस्ती इलाके में हूँ। यहाँ लगातार दिसंबर महीने से घरों के ढहने का सिलसिला शुरू हुआ। घरों में दरारें आए, उसके बाद कुछ घर ढहे, लेकिन अब स्थिति यहाँ ज़्यादा गंभीर हो गई है और इस इलाके में 2 दर्जन के करीब घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे ही एक घर में मैं खड़ा हूं। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ लगातार ये घर जो है ये नीचे की तरफ धंस रहा है और यहाँ हमें लगातार आवाज़ें भी आ रही हैं घर के धंसने की। और अंदर आप देखिए, ये लोगों के आशियाने थे, क्या हालत हुई है इन आशियानों की, किस तरह से ये टूट रहे हैं, किस तरह से ये घर बिखर रहे हैं, और इन घरों के साथ उन लोगों के सपने भी टूट कर बिखर रहे हैं जो इन घरों में रहते थे। हमारे साथ जरगर साहब हैं जो यहाँ पर अब्दुल रहमान जरगर साहब हैं जो यहाँ पर सरपंच है। सर, आपको सबसे पहले कब समाचार मिला कि यहाँ पर घरों की ये स्थिति हो रही है? देखिए, यहाँ जो भी ये सर, ये तो अगर यहाँ से ये जो सुनने में आया, यहाँ कुछ साल से कहते हैं थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ रही थी,
बड़ी देर से। लेकिन ये जो जब परसों जियोलॉजिकल टीम आई उन्होंने कहा कहीं इसके नीचे पानी है, सच है झूठ है, पानी है, रेत है। लेकिन असली का आज सुबह मेरी डी साहब से बात हो गई। जब मैंने सुबह डी साहब से बात की कि ये मकान जो है अगर और बच जाए, डी साहब ने कहा मैं आज भी इंजीनियरों की टीम भेजूंगा। लेकिन सर हमारी आपकी वसात से अपील है पीएम साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, ये जो है खाली डीसी साहब के करने से या यहाँ एसडीएम साहब से करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बड़े लेवल की करने की ज़रूरत है। हमारी अपील रहेगी पीएम से कि पीएम पैकेज से इनको कुछ रिहेबिलिटेट किया जाए, ना कि अगर ये बार बार हमारे ऑफिसर आएंगे वो नज़र मारेंगे, उनकी हदूद हैं, वो अपने हदूद तक ही कर सकते हैं, वो अपने हदूद तक ही कर सकते हैं। अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ये कहीं वो जो है जोशी मठ का जैसा हाल ना हो जाए, हो भी रहा है जोशी मठ का हाल, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब ये बस्ती पूरी ख़त्म हो जाए फिर आकर कहते हैं अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उससे पहले अगर इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इनको कहीं 5-5 मरले, ये मिलिटेंसी विक्टिम्स हैं जनाब। 1990 में जब ये मिलिटेंसी पीक पर थी, ये लोग गांव से आए, यहाँ बसे। आप जो कह रहे हैं नई बस्ती का नाम इसको इसलिए पड़ गया क्योंकि ये लोग कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, यहाँ ये बस गए, इस करके इस बस्ती का नाम नई बस्ती पड़ गया। लेकिन असली कारण क्या है वो ऊपर वाला जानता है। मैं ये कहूँगा कि शायद पहले हमें ऊपर वाला नाराज़ है, उसके बाद न जाने यहाँ क्या हुआ। हम ये नहीं कह सकते हैं कटाई की वजह से, हम नहीं कहते, जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट होगी वही कहे, लेकिन उनके कहने के मुताबिक वो क्या कहेंगे। जैसे सुबह सरपंच साहब मुझे एक चीज बताइए कि आपके यहाँ कितने घर पूरी तरह से ढह चुके हैं और कितनों पे खतरा है अभी? देखिए सर, ये जो बस्ती है तकरीबन 70 से 100 घरों पर ये मुश्तमिल है ये बस्ती, और यहाँ लोकल का एक भी नहीं है, सभी बाहर से आए हुए हैं। लेकिन इसमें से अभी तक शायद जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से सुना 2-4 घर तो ये आपके सामने 1, 2 और 3 और ये ऊपर ये 4-5 घर तो गए। लेकिन कहने के मुताबिक 25 घरों की अभी तक लिस्ट है जिनको खतरा है। तो लिहाजा जब ज़्यादा खतरा हो, जब, और अल्लाह का लाख शुक्र यह है कि कोई घरों में न था, कोई इसके नीचे नहीं आया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी अपील होगी, देखिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करेंगे, जे&के गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे, इसको ऊंचे पैमाने पर लिया जाए, इनको पीएम पैकेज से कुछ दिया जाए तब जाकर, क्योंकि अगर यहाँ इनके पास रहने को जगह नहीं है, दूर के रहने वाले इनको कहीं 5-5 मरले अगर ज़मीन कहीं अलाट की जाए। और उसके बाद एक और चीज़ कहूँगा सर, अगर इनको एक मरले एक आदमी को यहाँ ज़मीन दी जाए, दूसरे को पार, तीसरे को कहीं डोडा में, किसी को जम्मू में, वो उनका आपसी भाईचारा भी खत्म हो गया। मेरी अपील यह रहेगी कि इनको एक ही जगह कहीं ज़मीन दी ताकि इनका जो आपसी रिश्तेदारी, आपका जो पुनर्वास किया जाए, इन लोगों का एक ही जगह किया जाए। और बता दूं ये जो सारी नई बस्ती है यहाँ पर, क्योंकि डोडा ने आतंकवाद का दंश सहा है 90 के दशक में, यहाँ भी आतंकवाद अपने चरम पे था और उस दौरान यहाँ पर ये जो सभी लोग हैं ये अपने घर बार छोड़कर, गाँव से छोड़कर यहाँ आके इनको बसाया गया था आतंकवाद के खतरे के चलते। लेकिन अब उस दशक के बाद एक बार फिर इन लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। कारण है ये जो आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर। डोडा के ठाठरी में लगातार घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है और अब प्रशासन भी यहाँ एक्टिव मोड में, सुपर एक्टिव मोड में है। पिछले 2-3 दिनों से डोडा के डीएम विशेष पाल महाजन जी खुद यहाँ पर मौके पर आए हैं, अमला साथ में है। लगातार यहाँ पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इस नुकसान को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए इस पर भी यहाँ पर बात हो रही है। सर आप खुद आए हैं मौके पर, अभी तक की क्या असेसमेंट है आपकी, कितने घरों को नुकसान हुआ है और कितने घर अभी रेड जोन में है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2 दिन पहले अपने एसएसपी के साथ विजिट किया था जब हमें इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी। आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी हमारी सॉइल सैंपल्स और सॉइल टेस्टिंग के ऊपर लगी हुई है। अभी हमने वही 18 जो घर हैं, अराउंड 18 और 19 हाउसेस एंड 2 मोर स्ट्रक्चर्स, उनमें क्रैक डेवलप हुए हैं। हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्रैक्स हैं ये इसी पर्टिकुलर एक अलाइनमेंट के अंदर हैं, क्या उस अलाइनमेंट के बियॉन्ड तो नहीं है। तो वो रिपोर्ट अभी मुझे इन अनदर 2 to 3 आवर्स आ जाएगी। फिर वी विल बी एबल टू एक्चुअली नो द कॉज एंड द इमीडिएट करेक्टिव एक्शन दैट कैन बी टेकन। सर जो यहाँ के लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि ये 90 में वो लोग हैं जो यहाँ मिलिटेंसी के चलते घर बार छोड़कर आए थे, अब उनको एक और माइग्रेशन करनी पड़ रही है, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की? तो हमने इमीडिएटली इन लोगों को इवैक्यूएट किया है, रिलीफ कैंप तैयार है। वहाँ पे हमने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आ जाएं, वहाँ पे हर फैसिलिटी दी गई है। मैक्सिमम लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स, अपने नोन के घर में रहने के लिए, बट प्रशासन जो है वो पूरी तरह से गियर्ड अप है।
एंड ऑल अदर एक्शंस विल फॉलो वंस वी नो ऑल द डिटेल्स। जो भी रूल के अंदर इनके सारी चीज़ें हैं कार्रवाई की जाएगी। ऊपर सीनियर फॉर्मेशंस को भी हमने बता के रखा है, उनकी तरफ से भी हिदायत है कि हर तरह की मदद की जाए। सर सिचुएशन कितनी ग्रेव है अभी तक जो आपका आंकलन है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रिपोर्ट का। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम किस लेवल पे हैं, करेक्टिव मेजर्स क्या चाहिए एंड इमीडिएट एक्शंस क्या होनी चाहिए। तब तक किसी भी तरीके से बात करना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो सर अभी प्राथमिकता क्या है प्रशासन पुलिस की? प्राथमिकता प्रशासन पुलिस की सेफ्टी ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग ओवर हियर, दैट इज द फर्स्ट। सेकेंडली, टू इंश्योर that no collateral damage happens, and thirdly to have a look at what immediate actions are to be taken। ये तीन हमारे तो अभी आपने कुछ हिदायत दी है इसको कुछ रेड जोन्स में? अभी हम इनको कह रहे हैं कि एटलीस्ट मार्क करके रखें जो हमारा एरिया जिस अलाइनमेंट पे चल रहा है उस अलाइनमेंट के बियॉन्ड हम कांस्टेंट वॉच पे रखें। मेरी पूरी इंजीनियरिंग विंग के जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स यहाँ पे है। हम वॉच कर रहे हैं कि इस अलाइनमेंट के हॉरिजेंटली और तो नहीं मूव कर रहा। अगर मूव कर रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि पूरा एरिया है, और अगर मूव नहीं कर रहा है, जो कि मुझे बताया गया है कि कल से मूवमेंट नहीं हुई है, तो वो कल रात से, तो हम उसको देखेंगे कि किसका अगर इस एक पर्टिकुलर लेंथ एंड ब्रेड्थ अलाइनमेंट में है तो उस पर्टिकुलर सॉइल टाइप में हमें क्या डिसीजन लेने हैं। थैंक यू सो मच। डिसीजंस क्या लेने हैं अभी तक बताया ये जा रहा है कि 18 घर हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक मस्जिद है और एक मदरसा है, उसको डैमेज पहुंचा है। लेकिन कल रात से डैमेज जो क्षति है वो आगे नहीं बढ़ी है, ये दावा है प्रशासन का। और अब इंतज़ार हो रहा है रिपोर्ट का ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन घरों में आखिर ये क्षति पहुंची तो पहुंची कैसे। मैं इस समय डोडा के ठाठरी में हूँ जो इस समय खबरों में है। खबरों में इसलिए क्योंकि जोशीमठ की तरह यहाँ इस ठाठरी के नई बस्ती इलाके में भी घरों में दरारें आ रही हैं और कुछ घर गिरे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको उन घरों की तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको ठाठरी के ये सुंदर तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। घने घने पहाड़ों के बीच ये नदी जो आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत की सबसे खतरनाक नदियों में से एक चिनाब नदी है। इसी चिनाब नदी के किनारे पर बसा है नई बस्ती का ये छोटा सा इलाका, जहां पर डोडा के अलग अलग इलाकों से आतंकवाद के चलते, जब 90 के दशक में इस डोडा में आतंकवाद था तो आतंकवाद ग्रस्त इलाकों से जो लोग भागकर आए थे, चाहे वो आतंकियों की धमकियों के चलते आए हो या जिनके बच्चे फौज में थे वो भी आतंकियों की धमकियों के कारण अपने घर बार छोड़कर आए और फिर उन्हें यहाँ इस नई बस्ती इलाके में बसाया गया। करीब 20-25 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ आप देखिए किस तरह से ये सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ों के साथ नदी बह रही है और इसी नदी किनारे, इसी चिनाब नदी के किनारे बसा है ये नई बस्ती का इलाका। और इसी चिनाब नदी के साथ ये जो आप मरम्मत का काम देख रहे हैं, दरअसल ये नेशनल हाईवे बन रहा है जो डोडा को किश्तवाड़ से जोड़ेगा और यहाँ लगातार ये काम चल रहा है और ये हाईवे चिनाब नदी और इस नई बस्ती के बीच में से गुजर रहा है। लेकिन शायद ये हाईवे बन पाता और शायद ये लोग ज़्यादा देर यहाँ रहते, इससे पहले ही कुदरत को कुछ और मंजूर था। और यहाँ जो दिसंबर महीने से जिस तरह से यहाँ के घरों में दरारें पड़ना शुरू हुई वो स्थिति अब लगातार बदल रही है, गंभीर हो रही है। यहाँ पर अब तक 18 घरों और 2 जिनमें एक मस्जिद है और एक मदरसा है उसमें लगातार दरारें पड़ रही हैं। आलम यह है कि इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है, यहाँ के जो परिवार हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग की है ताकि इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर ये घर गिरे तो गिरे क्यों, इनमें दरारें आईं तो दरारें आईं क्यों। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर किस तरह से यहाँ करीब 2 दर्जन घरों में इसी तरह की क्षति हुई है, जिसके बाद लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये यहाँ के लोगों का दूसरा पलायन है क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले ये लोग यहाँ डोडा के आसपास के इलाकों में रहते थे, लेकिन आतंकवाद के चलते फिर ये अपने जो इनके गांव थे वहाँ से छोड़कर यहाँ आ गए थे और यहाँ पर अब इन्होंने अपने आशियाने बनाए थे जिन पर अब लगातार खतरा मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, डोडा।